हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस गेम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक और नया टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट और इजी है। टॉपिक है हमारा एवो प्रिंसिपल। अब एवो प्रिंसिपल क्या होता है? एवो प्रिंसिपल दिया था नील्स बोहर ने, और इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए। किसमें? ऑर्बिटल्स में। यानी कि जब हम ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, उसके लिए एक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? गिवन बाय नील्स बोर इन 1920 में नील्स बोर ने इस प्रिंसिपल को दिया था। अब इसमें ये जो एफ है, ये क्या है? जर्मन वर्ड है। एफ क्या है? एक जर्मन वर्ड है ये। और इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है? जर्मन वर्ड है। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। क्या होता है? बिल्डिंग अप। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी कि अगर मैं पूरा लिखूं तो क्या हो जाएगा कि बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मींस इसका मतलब क्या हो जाएगा? फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या हो जाएगा? फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन से फिल करना, ये पर्टिकुलर मीनिंग होगा एफ का। यानी कि बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप किसका होगा? ऑर्बिटल्स का होगा। किसकी हेल्प से होगा? इलेक्ट्रॉन की हेल्प से होगा। क्लियर? ओके। अब इसके अकॉर्डिंग है क्या स्टेटमेंट दिया गया पर्टिकुलर, ये तो आपका मीनिंग हमने समझ लिया। अब देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो एटम के दो स्टेट होते हैं। एक होता है उसका ग्राउंड स्टेट, एक होता है एक्साइटेड स्टेट। क्लियर? ग्राउंड स्टेट का मतलब कि एटम ने किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रखा है, वो अपनी ही एनर्जी के साथ बना हुआ है। क्लियर? तो डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। क्लियर? डेफिनेशन उसी के अकॉर्डिंग आएगा। एक्साइटेड स्टेट में एटम कब होता है? जब वो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। जैसे हमने पहले कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा था, तो एक्साइटेड स्टेट वहां पे हमने डिस्कस की थी। तो ये ग्राउंड स्टेट की बात होती है। ठीक है, तो क्या होगा? एटम इन ग्राउंड स्टेट, एटम इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ऑर्बिटल्स fill with electron according to their एनर्जी। कि अगर एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में है तो उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से फिल होंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? उस ऑर्बिटल की एनर्जी के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब इस बात का मतलब क्या है? क्योंकि हम अलग अलग तरीके के ऑर्बिटल्स होंगे। अब किसी एक एटम के पास बहुत ही कम ऐसे एटम है जिनके पास एक एक ऑर्बिटल है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया या हीलियम हो गया। इनके अलावा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ऑर्बिटल्स भी बढ़ेंगे। तो अगर एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, बाद में कौन से में जाएगा? क्लियर? तो ध्यान से समझना। एटम इन ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स, या आप पूरा लिख लो कि एटम ऑर्बिटल्स फिल विद इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। एनर्जी के अकॉर्डिंग। इसको हम अलग वर्ड्स में और डिफाइन कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल इन लो एनर्जी orbital, okay, after filling it electron move, या हम लिख सकते हैं electron enters in high energy orbital। ये कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया। इसको ध्यान से समझ लीजिए
क्या कि इसका मतलब क्या है, इट मींस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल इन लो एनर्जी ऑर्बिटल। पहले इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, तो पहले उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी कम है। और जब वो कंप्लीट फिल हो जाएगा, आफ्टर फिलिंग इट, लो एनर्जी वाला जब कंप्लीट फिल हो गया, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेंगे, इन हाई एनर्जी लेवल। किस में एंटर करेंगे, हाई एनर्जी लेवल में एंटर करेंगे। क्लियर, इसको ध्यान से समझ लो। तो एफ का मीनिंग क्या है, दो तरीके का हमने डेफिनेशन देख लिया, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में देख लिया और ये कंप्लीट डिटेल में। पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा लो एनर्जी वाले में, उसके बाद जाएगा हाई एनर्जी वाले में। अब यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहला यही आ जाता है कि लो एनर्जी और हाई एनर्जी के कौन से होंगे। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक भी आएगा, N+L रूल। यानी कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी फाइंड आउट कीजिए, या हमें बताइए कि कौन सा लो एनर्जी का है, कौन सा हाई एनर्जी का है, करिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी भी निकालते हैं, जहां पे एक रूल फॉलो होता है N+L रूल, जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। चलिए, फिलहाल हम डायरेक्ट देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम N+L को भी डिस्कस करेंगे। तो F प्रिंसिपल में एक छोटा सा चार्ट, तो इसमें एक छोटा सा चार्ट यूज होता है। हालांकि वो चार्ट है वो डायरेक्ट भी याद किया जा सकता है, स्टूडेंट डायरेक्ट भी याद करते हैं, तो हम पहले उसको थोड़ा सा बनाना सीखते हैं। वो पूरा डिपेंड करता है क्वांटम नंबर पे। चलिए, तो उसमें सबसे पहले होते हैं n के वैल्यूज, n = 1, यानी कि पूरा अगर बनाए तो सबसे पहले आते हैं सेल। क्या आते हैं, सेल आते हैं। लगभग चार्ट जब आप देखेंगे तो 7 तक मिलेंगे। ठीक है, चाहो तो पूरा बना सकते हो, कम भी बना सकते हो। तो n = 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, ठीक है, और n = 6 और n = 7। चलिए, एक्चुअल में मैंने क्या राइट कर दिए, ये मैंने सेल राइट कर दिए। जैसे कि ये K है, फिर L है, फिर M है, N O P Q, ये हमने पूरे सेल राइट कर दिए। चलिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे लिखे जाते हैं सब सेल। क्या लिखे जाते हैं, सब सेल लिखे जाते हैं। सब सेल का मतलब L के वैल्यूज राइट किए जाते हैं। L के वैल्यू जैसे कि L = 0, L = 1, L = 2 और L = 3। क्लियर, अब ये हमने क्वांटम नंबर में डिस्कस किया है कि n = 1 और L का वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या आता है, 1s आता है। अब ये 1s नेम कैसे लिखा जाता है ऑर्बिटल का, हमने वो भी सीखा है। तो ये 1s हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा, 3s, 4s, 5s, 6s और ये 7s हो जाएगा। अब L = 1, यानी कि ये s ऑर्बिटल सब सेल है, ये p है, ये d है और ये f है। क्लियर, अब हमें पता है कि p कहां से शुरू होता है, फर्स्ट 1p तो होता नहीं, कहां पे आता है, 2p। और क्यों आता है उसका भी रीजन हमने पढ़ा है। तो 2p, 3p, 4p, 6 और ये 5, 4, 5 और 6 और 7। क्लियर, आगे देखते हैं D। अब D कहां पे आता है, ना 1D होता ना 2D होता, कहां से आता है, 3D से आता है। क्यों आता है उसका रीजन पता है। ठीक है, ये 5D आता है और उसके बाद 6D और 7D। क्लियर, आगे देखते हैं। L = 3 में F आता है, तो 1F भी नहीं होता, 2 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, कौन सा होता है, 4F होता है। क्लियर, अब ये जो मैं बार बार आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि ये क्यों नहीं होता, तो इसका रीजन पूरा का पूरा कहां पर डिपेंड है, कहां पे लिखा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है, ये सारा का सारा क्वांटम नंबर के अंदर है। ठीक है, पूरा क्वांटम नंबर। ठीक है, ओके। अब इस फ्लो चार्ट से जो लेवल है कि कौन सा लेस एनर्जी का है, कौन सा हाई एनर्जी का है, हम वो समझते हैं। तो ये लिखना सीख गए, कुछ चीजें हम हटा देते हैं ताकि एरो लगाने, हम कुछ एरो लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रहे कि ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तो इस चार्ट से डायरेक्ट हो जाएगा और एक N+L रूल से भी होता है। और N+L तो चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और ये इतना भी नहीं है, फिलहाल हमारे जितना काम का है उतना ही कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल जितना हम समझ रहे हैं। एरो फिर आप जैसे तरीका बताए जाएंगे वैसे आप लगा भी सकते हो। तो सबसे पहले शुरू होगा 1s से। किससे होगा, 1s से। ठीक है, 1s के बाद क्या आएगा, 2s
टूवर्ड्स आएगा। ध्यान ये रखना कि एरो की डायरेक्शन, वैसे तो हम डायगोनल लगा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई बीच में छूटे ना और एरो वो गलत भी ना जाए। तो 1s 2s, उसके बाद आता है 2p, क्लियर, क्या आता है 2p आता है, और उसके बाद क्या आता है 3s आता है, 3s के बाद क्या आता है 3p आता है, और उसके बाद 4s आता है, 4s के बाद फिर क्या आता है 3d आता है, उसके बाद 4p आता है, और फिर क्या आता है 5s आता है। ऐसे ही एरो कंटिन्यू लगाते चलेंगे आगे तक। अब जैसे ये एरो लगे हैं जिस डायरेक्शन में, पहला एरो किसके पास है, दूसरा किसके पास है, तो ये एक्चुअल में ऑर्डर है, ये एक्चुअल में क्या है ऑर्डर है। यानी कि अगर मैं यहां से लिखूं तो मेरे पास सबसे पहले 1s है, फिर मेरे पास 2s है। इस बात का मतलब क्या है कि 1s का एनर्जी कम है और 2s का एनर्जी ज्यादा है। 2s के बाद कहां पर है, 2s के बाद है 2p में है, इसका मतलब इसका एनर्जी इससे भी ज्यादा है। 2p के बाद में किसका है, इससे ज्यादा 3s का है, तो 3s का एनर्जी ज्यादा है। 3s के बाद कहां पर आ गए 3p में, तो फिर इसका एनर्जी ज्यादा है। 3p के बाद हम कहां पे आ गए 4p में 4s में आ गए, तो फिर 4s का एनर्जी ज्यादा है। 4s के बाद हम कहां पर आ गए 3d में आ गए, तो 3d आ गया। 3d के बाद क्या आ गया 4p आ गया। तो जो हमने अब ये ऑर्डर लिखा है इस चार्ट की हेल्प से, एवो प्रिंसिपल के चार्ट की हेल्प से, एक्चुअल में एनर्जी है। कैसे समझेंगे कि अगर कोई भी मैंने दो सिलेक्ट कर लिए 3s और 3p, और मैं पूछता हूं कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल होंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन 3s में जाएंगे और 3s फिल होने के बाद 3p में जाएंगे। चलिए जैसे मैंने ये दो सिलेक्ट कर लिए, देखो अब सेम मान लो 4s और 4p मैंने दे दिया कि 4s और 4p है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि 4p की एनर्जी ज्यादा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे 4s में, और फिर किस में आएंगे 4p में। समझने लायक बात यहाँ पर क्या है, समझने लायक बात ये है कि अगर मैंने 3s और 3p को चुना तो ये दोनों ही थर्ड सेल के हैं, लेकिन फिर भी एक कम एनर्जी का और एक ज्यादा एनर्जी का है। ये दोनों कौन से सेल के हैं फोर्थ सेल के हैं, लेकिन ये कम एनर्जी का है और ये ज्यादा एनर्जी का है। क्लियर। अब देखो अगर ये चार्ट है हमारे पास, अगर ये पूरी सीरीज याद है तब तो हम एनर्जी बता सकते हैं। अब रैंडम उठा के कोई भी दे दिया कि एक तो दे दिया 4d और एक दे दिया 5p, और चार्ट आपको याद नहीं है और पूछ लिया इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, तो एक तो आप ये पूरा इतना सारा बनाएं कि सर अभी बताते हैं, एक बार बना लें। एक तो ये तरीका, तो आपको पता चलेगा क्या कि 4d मैंने बोला है, तो ये तो रहा 4d और ये रहा 5p, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे 4d में आएंगे, लेकिन इतना बनाने का टाइम कहाँ। तो यहाँ पर एक रूल फॉलो होता है जिसको क्या कहा जाता है n+l रूल। क्या कहा जाता है n+l रूल, जिससे ये काम काफी आसान हो जाता है। क्लियर। तो आज हमने डिस्कस किया एवो प्रिंसिपल, n+l रूल क्या होता है वो हम समझते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।